हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1। और आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री से चैप्टर 2, फ्रॉम हॉन्टिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हॉन्टिंग करते थे, वो गैदरिंग करते थे, पशुओं का, एनिमल्स का, जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे उनका शिकार करके, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, उनका मांस खाया करते थे। ठीक है, या फिर वो प्लांट्स की रूट्स, फ्रूट्स या फिर लीव्स कलेक्ट करके उससे अपना पेट भरते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे हंटिंग गैदरिंग से अब कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोसेस स्टार्ट की, कैसे उन्होंने क्रॉप्स उगानी शुरू की, कैसे उन्होंने फूड को ग्रो करना सीखा। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे पैलियोलिथिक एज में जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटिंग गैदरिंग पे ही डिपेंडेंट रहते थे। तो आगे आगे चलकर मीज़ोलिथिक पीरियड में उन्होंने एग्रीकल्चर को ग्रो करना शुरू किया, और न्यूलिथिक एज में उन्होंने एक परमानेंटल सेटल्ड अपना घर, एक परमानेंट सेटल्ड होना सीख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फिर से एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है, तुषार्स ट्रेन जर्नी। ये तुषार है, ये ट्रेन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दिल्ली टू चेन्नई जा रहा है। किस लिए? क्योंकि इसकी कज़न की क्या है, वेडिंग है। ठीक है, ये विंडो सीट पे बैठ जाता है और ये देखता है कि कैसे जो ट्रीज़ हैं, जो हाउस हैं, वो उड़ते हुए पीछे छूट रहे हैं। इतने में ही उसके अंकल आ जाते हैं और उसको बताते हैं कि जो ये ट्रेन्स हैं ये तकरीबन 150 साल पहले ही ये शुरू हुई हैं, और बसेस तो इसके कुछ दशकों बाद ही स्टार्ट हुई है। तो जैसे ही तुषार अपने अंकल की इस बात को सुनता है, उसको बड़ा अचंभा सा फील होता है। वो सोचता है कि क्या अगर ये ट्रेन और ये बसेस जब ये नहीं थे, तो क्या लोग जहाँ पे जन्मे, जहाँ वो पैदा हुए, क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी वहीं पे गुजार देते थे? क्या वो कहीं आते जाते नहीं थे? ठीक है, तो ये जो उसके मन में कन्फ्यूज़न आई है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? ऐसे कौन कौन से रीज़न थे? देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि वो हंटर थे, गैदरर थे। हमने उनको हंटर गैदरर क्यों कहा था? क्यों कहा था हमने उनको हंटर गैदरर? क्योंकि वो प्लांट से, एनिमल से अपना फूड की नीड को पूरा करते थे, है ना। जैसे किसी वाइल्ड एनिमल को पकड़ लिया, हॉन्ट कर लिया उनको, है ना, कोई फिशेस को पकड़ लिया, बर्ड्स को पकड़ लिया, और फ्रूट्स, रूट्स, नट्स हो गए, जैसे सीड्स हो गए, लीव्स हो गए, और हैन से उनको एग मिल गए। ठीक है, तो इसी से अपना क्या करते थे, वो भरण पोषण करते थे, अपने पेट भरते थे। इसी पे ही वो डिपेंड रहते थे कि हॉन्टिंग कर ली और फ्रूट्स को, रूट्स को कलेक्ट करके उनको खा लिया। ठीक है, हमने हंटर गैदरर इसलिए कहा क्योंकि वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक भी जाते थे, मूव करते थे वो। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कई कई सारे यहाँ पे रीज़न दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रीज़न क्या दिया हुआ है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। देखिए, अगर वो एक जगह, मान लो वो किसी एक प्लेस पे ही रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, तो अगर वो इन्हीं प्लांट्स से, इन्हीं एनिमल्स को हॉन्ट करते जाएंगे, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना फ्रेंड्स कि वो प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, है ना, वो एनिमल्स भी सारे हॉन्ट करके वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी नीड को अपना पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे, ताकि उनको वहाँ पे भी फूड मिल सके। तो वो इन सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्चिंग में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आगे वो क्या कहता है, सेकेंड रीजन आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। देखिए, अकेले अर्लीस्ट पीपल ही नहीं जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, एनिमल्स भी तो मूव करते थे। अब जो एनिमल्स हैं, जो शिकार करते हैं, शिकार करके खाते हैं, वो भी एक जगह पे अगर रहेंगे तो वहाँ से जितने भी उनके शिकार एनिमल्स हैं वो भी तो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो वो अपने शिकार की सर्च में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो ग्रास खाने वाले थे एनिमल, जैसे डियर हो गया, है ना, कैटल्स हो गई, वो ग्रास एक जगह पे
ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे बहुत सारा ग्रास है, अगर इसी को खाते रहेंगे तो एक टाइम पे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो ग्रास के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एनिमल्स। दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। जो इनको हॉन्ट करके खाते थे उनके लिए भी तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी थी, है ना। आगे क्या कहता है, थर्ड हमारा क्या रीज़न रहने वाला है, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। तो ऐसे प्लांट्स भी तो होते थे जो सीजनल होते थे, है ना, जो क्या होते थे, सीजनल प्लांट्स। जैसे आपका मैंगो है, ये आपका मेनली कब मिलता है आपको मैंगो, समर सीजन में मिलता है, विंटर में नहीं होता ना ये। तो ऐसे प्लांट्स भी थे, ऐसे ट्रीज भी थे जो कि सीजनल थे, है ना। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक जगह से दूसरी जगह किस लिए भी जाते थे, प्लांट्स की सर्च में भी जाते थे, ठीक है। आगे हमारा क्या रीजन दे रखा है, फोर्थ रीजन हमें क्या दे रखा है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। देखिए ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल हैं, जो पीपल हैं, उनकी सबसे बड़ी नीड क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, उनको वाटर कहाँ से मिलता था, वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, या लेक से, स्ट्रीम्स हो गई, रिवर्स हो गई, है ना। लेक से मिलता है, स्ट्रीम्स यानी झरने हो गए, और रिवर से। तो देखिए कई रिवर्स ऐसी भी तो थी जो प्रीनियल थी। प्रीनियल कौन सी होती हैं, जिनमें सारा साल पानी रहता है, जिनमें सारा साल क्या रहता है, पानी रहता है। लेकिन कई सीजनल भी थी, सीजन टू सीजन जिनमें क्या होता है, पानी होता है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। तो जो लोग रिवर्स के किनारे पे रहते थे वो वाटर के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मान लो अगर वो ऐसे वाटर बॉडी के नियर रह रहे हैं जो कि सीजनल है, जो कि क्या है, सीजनल वाटर बॉडी है, तो एक सीजन में तो वो ड्राई भी हो जाएगी, है ना। तो ड्राई होने की वजह से वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से मूव करके दूसरे प्लेस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी उनका बहुत बड़ा रीज़न था। नेक्स्ट क्या दे रखा है टॉपिक हमारा, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब ये जो लोग थे इनके बारे में हमें कैसे पता चला। देखिए लास्ट चैप्टर में अगर आपको थोड़ा सा याद हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो क्या करते हैं, जो करते हैं स्टडी किस पे, रिमेनिंग थिंग्स पे, जो भी उनको मिला है, ठीक है, पास्ट की रिमेनिंग थिंग्स पे स्टडी करने वाले कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड। तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हंटर और गैदरर क्या करते थे, जो उन्होंने बनाई हैं या फिर यूज़ की होंगी, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स वुड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। तो उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स भी बनाए होंगे, है ना। उन्होंने कुछ टूल्स बनाए, किससे, पत्थर के भी बनाए उन्होंने, लकड़ी के भी बनाए और हड्डियों के भी बनाए, ठीक है। कौन कौन से बनाए उन्होंने, स्टोन से बनाए, ठीक है, किससे बनाए, स्टोन से बनाए, वुड से बनाए और बोन से बनाए। तो इनमें जो ज़्यादा सर्वाइव करने वाले थे वो कौन से थे, स्टोन टूल्स थे, ठीक है। स्टोन टूल्स बेस्ट, जो सर्वाइवल के अगर हम मेथड से जाने तो बेस्ट स्टोन टूल्स रहे। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट, बोन, स्क्रैप बार्क, हाइड्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। तो ये जो उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए थे वो किस लिए बनाए थे, शायद वो यूज़ करते होंगे मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, है ना। जो ट्रीज़ होते हैं उनकी छाल को स्क्रैप करने के लिए, छीलने के लिए, और एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको छीलने के लिए, है ना, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, या फिर जो रूट्स वो कलेक्ट कर रहे थे उनको निकालने के लिए, है ना। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स और ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। कई उन्होंने क्या किया, अटैच किए हैंडल, किसके बना के, बोन्स के, ठीक है, कई लकड़ी के। तो उन्होंने कुछ टूल्स बनाए जिन पे हैंडल उन्होंने बोन का भी लगाया, वुड का लगाया, ठीक है। अदर टूल्स आर यूज टू चॉप वुड
विच वॉज यूज एज फायरवुड, जो उन्होंने और भी टूल्स बनाए लकड़ी काटने के लिए, ठीक है, जो उन्होंने बाद में फायरवुड में इस्तेमाल किए। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। देखिए वो हट्स में रहते थे, तो हट को बनाने के लिए भी तो उन्होंने इन टूल्स का क्या किया होगा, यूज़ किया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, कुछ टूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो ये लेफ्ट साइड पे टूल है, ये वाला टूल है पर्टिकुलर, स्टोन टूल है ये कहते हैं किस लिए यूज़ किया होगा उन्होंने, रूट्स को कलेक्ट करने के लिए। ये एक ट्री है और इसकी जो रूट्स हैं, एडिबल रूट हैं, इसको कलेक्ट करने के लिए उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टोन टूल का इस्तेमाल किया होगा। या फिर जो ये राइट में दे रखी है, ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये एनिमल स्किन है, इसको स्टिच करने के लिए, क्योंकि अर्लियर जो पीपल थे वो क्लोथ्स कैसे थे, उनके क्लोथ्स वो एनिमल्स की स्किन को स्टिच करके एज अ क्लोथ उसको यूज़ करते थे। तो ये जो स्टोन टूल है ये किस लिए यूज़ किया उन्होंने, एनिमल स्किन को स्टिच करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तक आपको सारा समझ आ ही गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी की किसी और सब्जेक्ट की भी आपको सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगी प्रिपरेशन करने में। हिस्ट्री की आपको मैं अभी सीरीज़ दे रही हूँ, ये आगे आप और कौन से सब्जेक्ट की सीरीज़ चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है, चूजिंग अ प्लेस टू लीव। चूज़ कैसे करते थे वो कि हमें इस जगह पे रहना है, ये भी तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या थी उनके लिए कि कैसे चूज़ करते थे वो। ऑल द प्लेसेस मार्क विद द रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर। देखिए ये आपके इस मैप में कहते हैं, ये जो रेड ट्राइंगल में दे रखी हैं, आपको कुछ लोकेशंस दे रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, कहते हैं ये किन आर्कियोलॉजिस्ट को किन के एविडेंस मिले, ये हंटर गैदरर्स के कुछ एविडेंस मिले। यहाँ से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ रिमेनिंग थिंग्स मिली होंगी, है ना, जिससे उनको पता चला कि ये पीपल कैसे थे, हंटर गैदरर थे। ठीक है, हंटर गैदरर लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस। ज़रूरी नहीं है कि ये जो 3 जगह यहाँ पे दे रखी हैं सिर्फ यहीं पे हंटर गैदरर थे, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हंटर गैदरर रहते होंगे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, यानी ये इनमें से सिर्फ ये जो मेन है ये ही इस मैप में सोर्सेज हमें दिए गए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। ये कहते हैं जो हंटर और गैदरर के हमें एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, वो मेनली कहाँ से मिले हैं, मेनली वो मिले हैं नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, है ना, देखो वहाँ से मिले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो रिवर्स के या फिर किसी भी वाटर बॉडीज़ के अराउंड ही क्यों रहते थे, क्योंकि उनको वाटर ड्रिंक करने के लिए भी मिलता था वहाँ से, है ना, उनको एग्रीकल्चरल जो पर्पस थे उससे भी मिलता था वाटर, और क्या करते थे वो, ट्रेड भी होता था, ट्रैवल भी होता था। ठीक है, ये ट्रेड तो बाद में आया, चलो ठीक है, पहले उनको पीने के लिए पानी और खेती बाड़ी के लिए पानी कहाँ से मिलता था, रिवर और लेक से मिलता था। जो वाटर की उनकी नीड थी वो वाटर बॉडी से ही पूरी होती थी, इसलिए वो ज़्यादातर कहाँ रहना पसंद करते थे, नियर एनी वाटर बॉडी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं ये, अच्छा हाँ, ये कौन कौन सी लोकेशन दे रखी है, ये दे रखी है आपकी भीमबेटका केव्स, ये आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, आगे चलकर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और ये कुरनूल केव्स, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। देखिए वो अकेला फूड की सर्च में ही नहीं जाते थे, प्लांट्स की सर्च में, एनिमल्स की सर्च में ही नहीं जाते थे, वो और किस लिए जाते थे, वो वहाँ पे भी रहना पसंद करते थे जहाँ उनको गुड क्वालिटी के
स्टोन्स मिलते थे, क्योंकि स्टोन टूल्स अब उन्हें बनाने आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे आगे हम देखते हैं जो भीमबेटका, मैंने आपको यहाँ पे मैप में जो ये बताई थी लोकेशन आपकी, ये भीमबेटका केव्स, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बारे में आगे बता रखा है, कहते वहाँ केव से जो मध्य प्रदेश में केव है भीमबेटका, ये ओल्ड साइट है जहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर के क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे। कहाँ रहते थे वो, केव्स में रहते थे, या फिर रॉक शेल्टर, पत्थर के बने हुए शेल्टर वो यूज़ करते थे रहने के लिए। ठीक है, इनके जो एविडेंस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका में केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, वहाँ से मिले हैं। यूजुअली वो क्या करते थे, रेन से बचने के लिए, है ना, बारिश से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए, या फिर हवा से बचने के लिए वो शेल्टर ले लेते थे केव्स में या फिर रॉक शेल्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमें पेंटिंग्स मिली हैं, जो केव्स की वॉल्स पे उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बना रखी हैं। उससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये एक अज्यूम करने में हेल्प मिली है कि वो ऐसे रहते होंगे या ऐसे शिकार करते होंगे, है ना। जैसे ये पिक्चर देखो, इसमें ये हमें लग रहा है ये कोई ह्यूमन बीइंग है और ये कोई एनिमल है ना। ये क्या कर रहा है, इसको शिकार करने की कोशिश कर रहा है। ये अर्लीस्ट पीपल है कोई, और ये एनिमल है, इसका शिकार करने का ये ट्राई कर रहा है। तो ये एक पेंटिंग है जो ये डिस्क्राइब कर रही है। ये रॉक शेल्टर की वॉल्स पे ये क्या बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है। कहाँ पे, केव्स में, जो भीमबेटका के मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका केव्स हैं वहाँ से ये मिली है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, वहाँ से भी मिली है कुछ पेंटिंग्स। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि इस पेंटिंग में जो ये एनिमल है ये आगे भाग रहा है। ठीक है, और ये एक अर्लीस्ट कोई ह्यूमन बीइंग है, ये इसका शिकार करने के लिए उसको पकड़ने की क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये रॉक शेल्टर है जो अर्लीस्ट पीपल क्या करते होंगे, यूज़ करते होंगे। अच्छा, साइट्स क्या होती हैं, एक वर्ड आया था साइट्स। साइट्स क्या होती हैं, साइट्स आर प्लेस वेयर द रीमेन ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड। जहाँ पे हमें पास्ट की कोई रिमेनिंग थिंग्स मिली हों। उनमें क्या क्या, रिमेनिंग थिंग्स में क्या क्या, कोई टूल हो गया, ठीक है, कोई टूल हो गया, कोई पोर्ट हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गई। हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमें मिली है ना जैसे बिल्डिंग, जैसे ये केव ही लगा लो, ये भी एक बिल्डिंग एज अ शेल्टर उन्होंने यूज़ किया है ना। तो साइट्स क्या है, जहाँ पे हमें रिमेनिंग थिंग्स मिली है पास्ट से रिलेटेड, टूल्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, यानी कोई भी ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, कुछ भी जो पास्ट का हमें मिला हो। ठीक है, चाहे वो पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड हो, चाहे वो मीजोलिथिक या फिर नियोलिथिक पीरियड से संबंधित हो, हमें जहाँ से भी ये रिमेनिंग थिंग्स मिली हैं वो क्या है, साइट्स हैं। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। ये उस टाइम के जो पीपल थे उन्होंने इनको या तो बनाया होगा, यूज़ किया होगा, ठीक है, जो वो छोड़ के इनको चले गए होंगे। वन प्लेस से अदर प्लेस पे वो मूव करते थे, या तो उन्होंने छोड़ा होगा, है ना। दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, या तो ये अर्थ के ऊपर हमें मिली हैं, या फिर अर्थ के अंदर भी हमें ये साइट्स मिली हैं, और इवन वाटर बॉडी के इनसाइड भी हमें ये साइट्स मिली हैं। ठीक है, आगे चलकर हम और चैप्टर्स में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या दे रखा है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। देखिए अब उनको आग के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, पहले वो क्या करते थे, प्लांट्स, एनिमल्स, इनको खा लेते थे डायरेक्ट, बिना पकाए वो मीट को कंज्यूम कर लेते थे, है ना। उनको फायर के बारे में नहीं पता था। बट कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो फायर के हमें मिले। कहाँ से मिले, वो कुरनूल केव्स। मैंने आपको मैप में कुरनूल केव्स दिखाई थी, जहाँ पे रेड ट्राइंगल में दिखाया गया था। ठीक है, तो ये कहते हैं वहाँ से ट्रेसेस मिले, किसके, ऐश के। वहाँ से किसके ट्रेसेस मिले हैं, कुरनूल केव से मिले हैं एशेस के। हैव बीन फाउंड देयर, दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर
अवे एनिमल्स। देखिए फायर की अगर हम बात करें कि उन्होंने फायर का यूज़ करना किन किन चीज़ों के लिए उन्होंने यूज़ करना शुरू किया होगा। मल्टीपल यूजेस रहे होंगे उनके, या तो एज अ लाइट मतलब सोर्स ऑफ लाइट उन्होंने यूज़ किया होगा फायर का, या फिर मीट को रोस्ट करने के लिए यूज़ किया होगा, है ना। जैसे वो कच्चा खा लेते थे, अब उन्होंने रोस्टिंग करना शुरू कर दिया मीट को, ठीक है, अब पका के खाने लग गए। या फिर कई ऐसे वाइल्ड एनिमल थे, है ना, नाइट में वो क्या करते थे, एनिमल से बचने के लिए, जैसे वो केव्स में रहते थे, केव्स में क्या करते थे, वो आग जला के रखने लग गए। क्या करने लग गए, वो आग जला के रखने लग गए, जिससे कि वो वाइल्ड एनिमल डर के भाग जाएं, ठीक है। उन्होंने एज अ सेफ्टी फायर का यूज़ किया। आगे हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़े लेंथीस्ट नेम्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से टाइम पीरियड हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बताए हैं। सबसे पहले है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक ये दो वर्ड से मिला है, जिसमें पैलियो का मीनिंग क्या है, ओल्ड। पैलियो का मीनिंग क्या है, ओल्ड, और लिथोस का मीनिंग क्या है, स्टोन, ठीक है। इसे हम बोलेंगे ओल्ड स्टोन एज। क्या बोलेंगे, ओल्ड स्टोन एज पीरियड, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, इसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स अगो। 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 ईयर्स एगो ये टाइम पीरियड रहने वाला है पैलियोलिथिक एज का, यानी ओल्ड स्टोन एज। इस टाइम पीरियड में लोग क्या थे, अर्लीस्ट पीपल क्या थे, हंटर गैदरर थे, ठीक है। इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को, लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो ये पैलियोलिथिक स्टोन एज थी, इसका 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री का जो पार्ट है वो कवर करता है पैलियोलिथिक एज। कौन करता है, पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, ये करता है ह्यूमन हिस्ट्री का 99%, यानी ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्ट्रेच टाइम पीरियड रहा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ये फर्स्ट था पैलियोलिथिक। कौन सा था ये, फर्स्ट, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी बोला गया। सेकंड कौन सा है, मीजोलिथिक। पैलियोलिथिक के बाद कौन सा, मीजोलिथिक, यानी एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद ये टाइम पीरियड मीजोलिथिक, जिसमें मीजो का मीनिंग क्या है, मिडल। मीजो का मीनिंग क्या है, मिडल, एंड लिथिक का मीनिंग स्टोन। तो ये कौन सा हुआ, मिडल स्टोन एज। कौन सा हुआ, मिडल स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, 12,000 से लेकर 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है। इसमें उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ठीक है। टूल्स बनाने शुरू किए, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, स्टोन टूल बनाए, बोन्स के बनाए, लकड़ी का भी उन्होंने यूज़ किया, है ना, भाले बनाए उन्होंने, एरोज बनाए। वो सब टाइम पीरियड कौन सा था, मीजोलिथिक। मीजोलिथिक पीरियड में उन्होंने ये सब स्टोन्स, वेपन्स वगैरह, टूल्स वगैरह बनाने उन्होंने स्टोन से शुरू किए, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड। पहले थी ओल्ड स्टोन एज, सेकेंड थी मिडिल स्टोन एज, ठीक है। अब थर्ड कौन सी है, नियोलिथिक। थर्ड कौन सी है, नियोलिथिक। नियो का मीनिंग क्या होता है, न्यू। नियो का मीनिंग क्या होता है, न्यू, एंड लिथिक का मीनिंग स्टोन। तो ये कौन सी स्टेज हुई आपकी, कौन सी एज हुई, नियो स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, इसका टाइम पीरियड है 10,000 से लेकर जो उसके बाद वाला पीरियड, ठीक है, 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखे हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने। सबसे पहले पैलियोलिथिक, दूसरा आपका मीजोलिथिक, थर्ड है आपका नियोलिथिक, ठीक है। इसके आगे हम चैप्टर में कुछ कुछ प्लेसेस के बारे में हम रीड करेंगे। नियोलिथिक एज में क्या हुआ, देखो मीजोलिथिक में क्या था, टूल्स बनाने शुरू किए उन्होंने, है ना। माइक्रोलिथ टूल बनाए उन्होंने, जो कि बोन्स से थे, स्टोन के थे, वुड के थे, ठीक है। न्यू स्टोन एज में उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने परमानेंट सेटल्ड होना, एक जगह पे सेटल्ड होना उन्होंने सीख लिया। ये इम्प्रूवमेंट हुई उनकी। पैलियोलिथिक में वो जंगलों में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल्स की वजह से, प्लांट्स की वजह से, है ना, इन सर्च ऑफ फूड्स की, इसकी वजह से वो कहाँ जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक जगह नहीं टिकते थे। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल चेंजेस आए, मीजोलिथिक पीरियड आया, है ना, उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया,
उन्होंने स्टोन, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स ढूंढने शुरू किए, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे, ठीक है, उससे वेपन्स बनाए, टूल्स बनाए, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ग्रो किया, फिर नियोलिथिक एज में उन्होंने अब परमानेंट सेटल होना सीख लिया। यहाँ तक आपको श्योरली समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो नियोलिथिक टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए, है ना, उससे क्या हुआ, मीज़ोलिथिक पीरियड में जो टाइम चेंजेस आए, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए, उससे क्या हुआ, बारिश ज़्यादा होने लग गई, जिससे ग्रासलैंड्स ज़्यादा ग्रो होने लग गए, है ना। ग्रासलैंड्स बढ़े जब, तो ग्रासलैंड्स बढ़ने से क्या हुआ, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो एनिमल्स थे जो ग्रास खाते थे, जैसे डियर हो गया, कैटल हो गया, शीप, गोट, ये भी इंक्रीज़ होने लग गए। ग्रासलैंड इंक्रीज़ होने की वजह से एनिमल्स भी इंक्रीज़ होने लगे, है ना। ये क्लाइमेटिक जो चेंज आया वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद नियोलिथिक पीरियड में भी और ग्रासलैंड बढ़े, उनके बाद उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। पहले वो क्या करते थे, हॉन्टेड करते थे एनिमल्स को, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को अपने साथ रखना शुरू किया, एनिमल्स को रेयर करना, अपने साथ रखना शुरू किया। कौन कौन सा एनिमल था जिनको वो रखते थे, सबसे पहले जो एनिमल रखा था डोमेस्टिक, वो रखा था डॉग। जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले कौन सा एनिमल रखा था, डॉग अपने साथ रखा था, ठीक है। शीप्स हो गया, गोट हो गया, ये भी रखे। उसके बाद उन्होंने फिशिंग भी स्टार्ट की, ठीक है, फिशिंग भी स्टार्ट की उन्होंने, ये इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो गया। पहले वो प्लांट्स पे डिपेंड थे, एनिमल्स पे डिपेंड थे, लेकिन अब उन्होंने खेती करके क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, देखिए, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी अब उन्होंने फार्मिंग करना और हर्डिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब ऐसा टाइम पीरियड आया कि नेचुरली ग्रोन होने लगे, कौन से, वीट के, बार्ले के और राइस के जो प्लांट्स थे वो नेचुरली ग्रो हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, या फिर जहाँ पे वो पर्टिकुलर लोग रहते थे वहाँ सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो जो वहाँ पे लोग रहते थे, महिलाएं पुरुष जो रहते थे, बच्चे रहते थे, वो प्रोबेबली क्या करते थे, उनको कलेक्ट कर लेते थे एज अ फूड उन ग्रेन्स को क्या करते थे, वो कलेक्ट कर लेते। उसके बाद उनको धीरे धीरे समझ आया कि ये ग्रो भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद ये पकते हैं, फिर इन्हें खाया जाता है। तो उनको ये समझ आया कि ये जो नेचुरली ग्रो हुए हैं प्लांट्स, इनको हम भी उगा सकते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुई उनकी प्लांट्स को ग्रो करने की, ठीक है। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर, ऐसे ही वो क्या बन गए, अब फार्मर्स। नेचुरली जो प्लांट्स उगे थे उनको उनका पैटर्न समझ आया कि ये ऐसे पकते हैं, फिर उन्हें स्टोर भी करना सीखा उन्होंने, है ना। तो फिर उनके दिमाग में आया कि अब इनको हम उगाएं, इनके सीड्स को हम भी ग्रो करें, ठीक है। तो उन्होंने अब क्या किया, खेती करनी शुरू की और वो फार्मर बने। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. अब उन्होंने क्या किया, पीपल्स ने एनिमल्स को टेम करना शुरू किया, यानी अपने साथ रखना शुरू किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एनिमल्स को साथ रखना उन्होंने शुरू किया, तो सबसे पहले कौन सा एनिमल था जिसको टेम किया था, फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, दैट वॉज डॉग। कौन सा था, डॉग था। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds. अब उन्होंने कौन कौन से पालतू जानवरों को रखना शुरू किया, शीप्स को, गोट को, कैटल्स को, पिग को, है ना। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, इनमें से ज़्यादातर जो एनिमल्स थे वो क्या खाते थे, वो ग्रास खाते थे, ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे वो। Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. अब उन्होंने उन जो पालतू जो डोमेस्टिक एनिमल्स उन्होंने टेम करने शुरू किए थे, अब उनको प्रोटेक्ट करना भी शुरू किया, किनसे, वाइल्ड एनिमल्स से, ठीक है, क्योंकि अब एनिमल्स उनकी लाइफ का पार्ट बन चुके थे। अब ये आगे वर्ड आया है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स क्यों की देखभाल करना शुरू करते हैं, उन्हें साथ रखते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूजुअली ये कैसे होते थे, ये वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल से अलग होते थे। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, इसीलिए वो उनको चूज़ करते थे एज अ डोमेस्टिकेशन के लिए, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। वो ऐसे प्लांट्स को, ऐसे एनिमल्स को साथ रखना पसंद करते थे जिनसे कोई बीमारी ना फैले। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द रिप ग्रेन। वो यूजुअली कैसे प्लांट्स को, ऐसे ग्रेन्स को जो लार्ज साइज़ में हो, जिनकी डंठल मोटी हो, जो कि रिप्ड ग्रेन को होल्ड कर सके, वेट को बियर कर सके, ऐसे वो प्लांट्स को सेलेक्ट करते थे। सीड्स फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू ensure दैट न्यू प्लांट्स सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटी। वो ऐसे सीड्स को सेलेक्ट करते थे जो कि उसी टाइप का न्यू प्लांट ग्रो कर पाए, ठीक है, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। अमंगेस्ट एनिमल्स दोज आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग की प्रोसेस उन्होंने अब स्टार्ट की, उसी टाइप के उनको एनिमल्स अब चाहिए होते थे, इसलिए रिप्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया, ब्रीडिंग के लिए उनको सेलेक्ट करना शुरू किया। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से अब जो वाइल्ड प्लांट्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, उनसे ये वाले प्लांट्स और एनिमल्स अलग होने शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल द टीथ and horn of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals। अब इस तरह उनके टीथ, एनिमल्स के टीथ और सींगों में भी फ़र्क दिखना शुरू हो गया, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लार्ज होते थे टीथ एंड हॉर्न्स, और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे उनके रिलेटिवली छोटे होते थे। जैसे ही आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये पिग के टीथ हैं, ठीक है, एक ये शॉर्ट है और एक ये लार्ज है। तो आपको क्या लगता है कौन सा इनमें से वाइल्ड पिग का होगा और कौन सा डोमेस्टिकेटेड पिग होगा? तो जैसे इन्होंने बताया, शॉर्ट टीथ किसके होते थे? डोमेस्टिकेटेड एनिमल के, और वाइल्ड एनिमल के होते थे लार्ज टीथ। Domestication was gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Domestication ऐसी ग्रेजुअल प्रोसेस थी जो वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 12,000 ईयर्स अगो, यानी 12,000 ईयर्स से पहले। Virtually all plants and animals produce that we use as food today is result of domestication। जो आज हम फूड और एनिमल जो देख रहे हैं, जो प्लांट हम एज अ फूड हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किसका रिजल्ट होगा? इसी डोमेस्टिकेशन प्रोसेस का वो रिजल्ट होगा। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट, बार्ले। जो सबसे पहले इन्होंने प्लांट्स को डोमेस्टिकेटेड शुरू किया था, डोमेस्टिकेशन करना, तो कौन से थे वो? व्हीट थे और बार्ले थी। कौन सा था? व्हीट एंड बार्ले। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था जब हमने लोकेशंस पढ़ी थी, व्हीट और बार्ले के हमें जो एविडेंस मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। दिस मे बी सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केस ईयर्स। अगर आप कोई सीड्स ग्रो करना चाहो, ठीक है, आपने कोई सीड लगाया है, बोया है अपने बीज, तो आप नोटिस करोगे उसको ग्रो होने में कुछ टाइम लगता है। कुछ डेज़ भी लग सकते हैं, कुछ वीक्स लग सकते हैं, कुछ मंथ लग सकते हैं, और ये प्रोसेस सालों की भी हो सकती है। तो अगर आप कोई प्लांट को ग्रो कर रहे हो, मान लो आप कोई क्रॉप उगा रहे हो, तो उस क्रॉप की आपको देखभाल भी करनी पड़ेगी, है ना। उसको समय समय पे वाटर देना पड़ेगा, वीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एनिमल्स से बचाना पड़ेगा उनको, ताकि वो खा ना जाए उनको। तो इसके लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? परमानेंट सेटल्ड होना वो सीख लेंगे। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds। अब उनको पता चल गया था कि अगर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा समय समय पर, है ना, वीडिंग करनी पड़ेगी, घास जो जड़ी बूटियाँ बीच में उगाती हैं उनको निकालना पड़ेगा, एनिमल्स से बचाना पड़ेगा ताकि वो फसल को खा ना जाएँ, ख़राब ना कर जाएँ। टिल द ग्रेन रिपेंड, जब तक वो पक नहीं जाती अनाज, तब तक हमें उसकी क्रॉप की क्या करनी पड़ेगी? देखभाल करनी पड़ेगी। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, उसके बाद हमें उसको केयरफुली यूज़ भी करना है, ठीक है। और उसके बाद एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। अब
उनको उसी टाइप के पौधे भी चाहिए थे, तो उसके लिए उनको सीड को भी स्टोर करना था। अब एज अ फूड भी उसको क्रॉप को यूज़ करना है, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फूड के पर्पज़ से और सीड के पर्पज़ से, है ना, तो उन्होंने अब उसको स्टोर करना शुरू किया। अब उन्होंने स्टोर करना शुरू किया। पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग इट इन मैनी एरियाज। दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। अब उन्होंने उसको पर्टिकुलर अनाज को, क्रॉप को अब स्टोर करने के लिए क्या 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 मेथड यूज़ किए। या तो वो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े क्या बनाने लग गए, घड़े बनाने लग गए और उसमें उसको स्टोर करके रखने लग गए। या फिर उन्होंने बास्केट्स बनानी शुरू की, है ना, बास्केट जो लकड़ी की उन्होंने बनानियाँ शुरू की। अब उन्होंने बास्केट, या फिर वो क्या करते थे, मिट्टी में गड्ढा खोद लेते थे, बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसमें अनाज को क्या कर देते थे, वो स्टोर कर लेते थे। अब उन्होंने पहले क्रॉप को, फूड को, सीड्स को स्टोर किया। अब उनको ये भी देखना था कि एनिमल्स को भी मतलब बहुत ही बड़ी संख्या में साथ रखना था। तो आगे हम पढ़ेंगे रेयरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। अब एनिमल्स बढ़ने लगे नेचुरली। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। अब उनको एनिमल से क्या क्या मिलने लग गया, अब उनको मिल्क मिलने लग गया, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। एनिमल से उनको मीट भी मिलने लग गया जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती थी। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। अब उन्होंने जैसे फूड को स्टोर किया, ऐसे एनिमल्स को भी एज अ फूड उन्होंने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स, ईच मार्क्स a site from where archaeologists have found evidence of early farmer and herderer। अब जो फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डरर है, चरवाही और किसान है, वो उनके बारे में कैसे पता चला। देखिए ऊपर मैप में आपको इन्होंने बता रखा है, ये देखिए, ये जो ब्लू स्क्वायर्स हैं, ये देखिए यहाँ पे उनको क्या मिले, फर्स्ट किसान और चरवाही मिले। ठीक है, ये पड़ता है, ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, और ये पड़ता है सारा ईस्ट में, और ये आपके है साउथ ऑफ इंडिया में। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट फार्मर और हर्डरर के यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर। कश्मीर के बुर्ज होम में, जो आपको अभी मैंने दिखाया था नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ से मिले हैं एविडेंसेस। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में भी मिले हैं और ईस्ट इंडिया में भी कई पार्ट्स में हमें मिले हैं। फर्स्ट फार्मर और हर्डरर्स के, चरवाहों के और किसानों के एविडेंसेस मिले हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डरर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन एविडेंसेस के थ्रू ये सर्च करना शुरू किया है कि ये फार्मर्स और हर्डरर थे जो ये वहाँ पे परमानेंट सेटल्ड थे या उनकी सेटलमेंट है थी वहाँ पे, तो उनके प्लांट्स के रिमेन्स और एनिमल्स की जो बोन्स थी उनको स्टडी करना शुरू किया। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। इनको एक आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबसे एक्साइटिंग एविडेंस मिला है वो मिला है बर्न्ट ग्रेन का, यानी जले हुए अनाज के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। दीज में हैव बिन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। या तो ये एक्सीडेंटली या तो जल गए या फिर जानबूझकर उन्होंने जलाए होंगे। साइंटिस्ट्स कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब साइंटिस्ट को जो ये ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले हैं, इसी बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें उन्होंने इस पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट पार्ट में उगाई होंगी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। यहाँ से जो एनिमल्स की बोन्स मिली हैं उन पे भी उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब उन्होंने एक जगह परमानेंट जो रहना शुरू किया, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को कई जगह पे हट्स के एविडेंसेस मिले हैं, हाउसेस के मिले हैं। ठीक है,
जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है ना, मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा सिटी में, हड़प्पा एक पूरी की पूरी सिटी मिली है, वैसे ही इनके हाउसेस के क्या मिले हैं, कई साइट्स मिली हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ट पिट हाउसेज विच वर डग इन टू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम। जो कश्मीर का एक पार्ट है बुर्ज होम, जो मैंने आपको अभी अभी मैप में दिखाया था, वहाँ पे क्या एविडेंसेस मिले हैं, पिट हाउसेस मिले हैं, ठीक है, जिसको वो क्या करते थे, ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें स्टोर किया करते थे अनाज को हो गया, या फिर रहते थे, ऐसे कुछ था उनका हट टाइप, और इसके अंदर ऐसे गड्ढा खोद के या तो वो स्टोर करते थे फूड को या फिर रहते थे। ये उनकी सेटलमेंट मिली है, परमानेंट सेटल्ड थे यहाँ पे, ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, या तो वो क्या करते थे सर्दियों में वो क्या करते थे अंदर रहते थे सर्दी से बचने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स। अब इसके अंदर भी और बाहर भी उनको कुकिंग हर्ट्स के यानी चूल्हों के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, विच सजेस्टेड दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर एंड आउटडोर। जैसे जैसे वेदर में चेंजेस आता होगा वैसे वो उसको यूज़ करते होंगे। अगर बारिश हो रही होगी तो वो अंदर फूड को कुक करते होंगे, अगर मौसम साफ़ होता होगा तो वो बाहर फूड को कुक करते होंगे। स्टोन टूल्स हैव बिन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। जो स्टोन टूल्स हैं वो भी बहुत सारी साइट से मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। जो ये स्टोन टूल्स अर्लियर जो पैलियोलिथिक टूल्स थे उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट थे, एंड दैट इज़ वाई दे वर कॉल्ड नियोलिथिक। इसीलिए इन टूल्स को क्या कहा गया, नियोलिथिक कहा गया। दिस इंक्लूड tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce। यहाँ से जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो उनके जो एजेस हैं वो बड़े ही शार्प हैं, और ये पॉलिश्ड टूल्स हैं। कैसे हैं ये, पॉलिश्ड टूल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ से ओखलियों के भी एविडेंसेस मिले हैं, जिनमें क्या करते होंगे, वो ग्राइंडिंग करते होंगे ग्रेन्स की, अनाजों को कूटते होंगे उनमें, ठीक है। Mortars and pestles are used for grinding grain even today, several thousand years later। जो mortars हैं, pestles हैं, वो आज भी grain को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कई हज़ारों साल पहले जो ये शुरू हुए थे। At the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember some tools were also made of bones। तो ये जो पैलियोलिथिक टूल्स थे ये अब भी यूज़ हो रहे थे, अभी भी बनाए जा रहे थे, ये कंटिन्यू थे, और इनमें से कई टूल तो हड्डियों से बने हुए थे। यहाँ पिक्चर्स में आपको न्यू स्टोन टूल्स दिखाई दे रहे होंगे, इनके एजेस कैसे हैं, शार्प हैं। ये भी स्टोन टूल है, ये भी स्टोन टूल है, और ये भी एक स्टोन टूल है। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। कई मिट्टी के घड़े भी मिले हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ये डेकोरेटेड होते थे और इनमें चीज़ें स्टोर करने के लिए वो यूज़ करते थे। पीपल बिगिन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट। जो ये मिट्टी के घड़े इन्होंने बनाए थे उनमें वो कुकिंग के पर्पज़ से उनको यूज़ करते थे। इनमें स्पेशली कौन कौन से ग्रेन्स, राइस हो गया, व्हीट हो गया, लेंटिल्स होगी, ये वो कुक करते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, दे बिगेन वेविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। अब उन्होंने कपड़ों को भी बुनना शुरू कर दिया, कौन से, कॉटन के, क्योंकि कॉटन अब उगाई जानी शुरू होने लग गई थी। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या सभी जगह एक ही साथ इतना चेंज आया, नहीं, ऐसा नहीं है, नॉट क्वाइट। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हॉन्ट एंड गैदर फूड। अभी भी जो कई पुरुष महिलाएं कई एरियाज़ में क्या कर रहे थे, अभी भी शिकार कर रहे थे, अभी भी भोजन को इकट्ठा कर रहे थे। एंड एलिस वेयर पीपल एडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। अभी भी कुछ पीपल्स ने क्या स्टार्ट किया, फार्मिंग स्टार्ट की, अभी भी चरवाहे बने हुए थे ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कई हज़ारों सालों तक। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। अभी उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, कंबाइन करना स्टार्ट किया अपनी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीना और मरना कैसा था, ये हम आगे देखने वाले हैं।
मेहरगढ़ एक लोकेशन है जो कहाँ पे है? दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। ये एक बहुत ही फर्टाइल प्लेन जगह है, ठीक है। मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे है, ये बोलान पास के कुछ नियर है, जो ईरान का रूट यहाँ से जाता है ईरान के लिए। ये देखिए, ये है मेहरगढ़, ये आज पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। ये बोलन पास के पास है और एक फर्टाइल जगह रही ये, ईरान का ये क्या था? रूट रहा। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and near sheep goat for the first time in this area. मेहरगढ़ ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने बार्ले वीट को उगाना शुरू किया और अपने साथ शीप्स गोट्स को भी रखना शुरू किया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये एक अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हमें पता चला। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। यहाँ से बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, हड्डियों के एविडेंसेस मिले हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिनमें से कुछ वाइल्ड एनिमल्स है, कौन कौन से? डियर, पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। यहाँ से सुअर की, हिरन की, शीप की, गोट की हड्डियों के एविडेंसेस मिले हैं। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज। यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर और कुछ स्क्वायर हाउसेज के भी क्या मिले हैं? एविडेंसेस मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। हर एक घर में 4 या फिर 4 से ज़्यादा क्या है? कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। ऐसा माना जाता है कि शायद कुछ कंपार्टमेंट्स वो स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते होंगे। ये देखिए पिक्चर में, ये है एक कंपार्टमेंट है ये बना हुआ, ठीक है। अ हाउस इन मेहरगढ़, दैट इज वट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक। इन वट वेज इन दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव। ऐसा भी हो सकता है कि जिनमें आप रह रहे हो उनसे भी सिमिलर हो ये, ठीक है। When people die, जब लोग मरते थे, their relatives and friends generally pay respect to them। ऐसा माना जाता है कि जब लोग मरते होंगे तो उनके जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, ठीक है, जो दोस्त हैं, वो क्या करते होंगे? रिस्पेक्ट देते होंगे उनको। पीपल लुक आफ्टर देम, ये भी लोग देखा करते थे कि परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, इसमें वो बिलीव करा करते थे। तो इसी के लिए उन्होंने एक बरियल सिस्टम, बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। बरियल एक मतलब कि गड्ढा खोदकर उसमें दबाना, ये एक अरेंजमेंट था। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ साइट से हमें बहुत सारी बरियल साइट्स मिली हैं। इन वन इंस्टांस द डेड पर्सन वॉज बरीड with goats which were probably meant to serve as food in the next world। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो साइट से एक बरियल मिला है उसमें एक डेड पर्सन है, पर्सन के साथ में कुछ गोट्स भी उन्होंने बरीड की हुई हैं, ऐसा मानकर कि जब उसका अगले वर्ड में जब वो एंटर करेगा तो उसके साथ में ये फूड होना चाहिए। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का यहाँ पे ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा, और अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।